बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फॉर द फर्स्ट लेक्चर वी हैव मोहतरमा निदा कफील साहिबा। शी इज़ द फॉर्मर सिविल जज ऑफ फैमिली कोर्ट। द लेक्चर इज़ डिज़ाइंड ऑन फैमिली लॉज एंड देयर प्रोसीजर। मेरी बड़ी बहन हैं, मेरी भाभी भी हैं। आई हैड द प्रिविलेज कि मैं जज साहबा के सामने पेश भी हुआ इन माई इनिशियल डेज बिफोर शी रिज़ाइंड। और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैम आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि एज अ जज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द जूनियर्स कि ये किस तरह प्रिपेयर हो के आए, हाउ डू दे प्रोसीड देयर केस, ये खड़े कैसे हों, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं फ्रॉम अ न्यू लॉयर। ओवर टू मैडम निदा कफील, प्लीज़ गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज का हमारा लेक्चर है फैमिली लॉज के ऊपर, जो लिटिगेशन होती है उसके ऊपर। डेफिनेटली फैमिली लॉज क्या है, फैमिली लॉज क्या है? फैमिली लॉज वो लॉज हैं जो एक ख़ानदान को चलाने के लिए जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमारा पर्सनल लॉ हमें देता है, जब उनकी ब्रीच होती है तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए जो लेजिस्लेशन की जाती है सब्सटेंटिव लॉ के थ्रू, वो लॉज हैं। फिर एज ए लॉयर जब किसी का राइट ब्रीच होता है एंड दे अप्रोच अस, क्लाइंट अप्रोच अस अ लॉयर, देन वी हैव टू सी व्हाट रेमेडी द क्लाइंट इज हैविंग। After deciding which remedy we have to avail, we have to see which forum we have to go. ठीक है? रेमेडी सबसे पहले आपने देखना है जो क्लाइंट आपके पास आया है उसका राइट क्या था एज पर योर फैमिली लॉज, उसका रिस्पेक्टिव जो होगा पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली। देन यू हैव टू सी व्हाट वायलेशन हैज बीन मेड, देन यू हैव टू इवैल्यूएट व्हाट रेमेडी यू आर हैविंग, देन यू हैव टू सी विच फोरम यू हैव टू नॉक एट। ठीक है, चलें, ये तो मेरा आई थिंक इट्स लाइक सफिशिएंटली ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। तो फैमिली स्टार्ट्स विद निकाह। जब एक मेल और एक फीमेल की शादी होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं। ठीक है, हस्बैंड की क्या ड्यूटीज़ हैं? उसने वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, उसने वाइफ को डॉवर अमाउंट देनी है। फिलहाल सिर्फ हम लोग टू बिगिन विद मुस्लिम लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर खातून कुछ डायरी आर्टिकल्स लेकर आती हैं एज पर द कस्टम ऑफ द सोसाइटी। उनके मुतालिक उसके क्या राइट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज से निकलता है। बच्चे होते हैं, बच्चों की मेंटेनेंस का राइट आ जाता है। खुदा ना ख्वास्ता परेशानी हो, बीच में कुछ अनबन हो जाए हस्बैंड एंड वाइफ की, स्पाउसेस के आपस में, तो फिर उनको लगता है कि इफ़ वी कैन नॉट फर्दर लिव इन दिस रिलेशनशिप then they have to have their marriage dissolved। तलाक हो गई, खुला हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन एनी ग्राउंड हो गई। ठीक है, तो फिर आपको कोर्ट आना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की गार्डियनशिप, ये तमाम वो मैटर्स हैं जो कि फैमिली लॉज के अंदर केटर किए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इससे ज़्यादा आसान डेफिनेशन मैं आपको नहीं करके बता सकती हूँ। तो जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया 1964 में, उसके प्रोमलगेशन का एक पर्पस था for establishment of family courts with two further objects। Number one, जो फैमिली के मैटर्स होते हैं उनका एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो जाए। सिविल केसेस की तरह खवातीन को, बच्चों को सालों साल कोर्ट्स में ना जो है अपनी जूतियां घसीटनी पड़े। टू मेक द डिसीजन ऑफ द केस क्विकली, एक्सपेडिशियस सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। ठीक है, मैटर सारे वही हैं जो मैंने आपको अपनी बात शुरू करने में बता दिए। जब आप लोग फैमिली लॉ को प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यू विल कम अक्रॉस सर्टेन कैप्शंस मैंने लिख दिए आप लोगों की आसानी के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पार्टीज आपको अप्रोच करेंगी, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए पार्टीज आपको अप्रोच करेंगी, रिकवरी ऑफ डायरी आर्टिकल जो सामान जहेज होता है उसकी वापसी के लिए पार्टीज विल कम टू यू, रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट जो शादी की टाइम फिक्स होती है, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड होती है निकाहनामा में, उसकी रिकवरी के लिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तब इट बिकम्स रिकवरेबल। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, तकजीब निकाह। तकजीब निकाह का मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। रिकवरी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द वाइफ। अब यहाँ पे फ़र्क मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला आगे चल के कि डायरी आर्टिकल्स में, मेंटेनेंस में, पर्सनल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, हस्बैंड लड़के चला गया। मज़ेदार बात, हम लोगों को लगता है कि शायद अ वाइफ कैन नॉट फाइल दिस सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स,
वाइफ भी उतनी ही एंटाइटल्ड है, हस्बैंड भी उतना ही एंटाइटल्ड, अगर दोनों में आपस में अनबन हो गई एंड वन हैज लेफ्ट द हाउस, ठीक है, द अदर कैन कम टू द कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट कि इसको कहा जाए कि घर वापस आए और जो उनके मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करें, ठीक। उसके बाद बच्चों को लेके हमारे पास कस्टडी के मैटर्स आ जाते हैं और गार्डियन अपॉइंटमेंट और गार्डियन के डिक्लेयर करने के मैटर्स, ठीक। ये सारे हो गए हमारे जो हम लोग देखेंगे फैमिली लॉज के अंदर। ओके, मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मैं बहुत हाई फाई बातें नहीं करूंगी अभी फ़िलहाल, ठीक है। हम बहुत सब्सटैंटिव लॉ और प्रेसिडेंट्स को फ़िलहाल नहीं देख रहे, एंड पे देखेंगे। अभी मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि मैंने अपना नया ऑफिस खोला है या मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है और मेरी फैमिली में से या मेरी मेड का कोई मैटर आ गया फैमिली का, बिकॉज हम में से कोई भी शायद तलाकों वाला वकील नहीं बनना पसंद करता, ठीक है ना। हम चाहते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट केसेस हों, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज की लीगल एडवाइजरीज हों, राइट, वी ऑल वांट दैट, बिकॉज उसके साथ काफ़ी हमें बेनिफिट्स इन्वॉल्व मिल जाते हैं। लेकिन फैमिली लॉ की प्रैक्टिस इतनी इंडिस्पेंसिबल है, मैं कहूँगी कि वेयर देयर इज़ अ लॉयर देयर इज़ फैमिली लॉ लिटिगेशन। आप नहीं अवॉइड कर सकते, फैमिली में कोई ना कोई मैटर निकल आ सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन आ जाते हैं मैटर्स आपके मोहल्ले में, आपके नेबरहुड में, आपकी मेट्स को इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको फैमिली लॉ आना समझें आपके वकील होने का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपनी बिल्कुल फ्रेश प्रैक्टिस स्टार्ट की और हमारी फैमिली में से कोई का मसला हुआ फैमिली का, वो हमारे पास आए। लेट सपोज उनकी शादी खराब हो रही है, ठीक है, फीमेल आ गई आपके पास, फर्ज कर लेते हैं, और वो अपने हस्बैंड से डिसोल्यूशन चाह रही हैं, मेंटेनेंस चाह रही हैं, डावरी आर्टिकल्स चाह रही हैं और सारी रिलीफ चाह रही हैं। अब आपने एज अ लॉयर सोचना है, ठीक, आपने सोचना है कि मैं अब कौन सा सूट ड्राफ्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो वो जो जो क्लेम्स चाह रही हैं आपने देखना, उनकी पूरी कहानी सुन के लंबी सी कि सास ने ये किया, नंद ने ये किया, देवरानी ने ये किया, आपको वो कहानी सुननी पड़ेगी पेशेंस के साथ। लेकिन आपने उस कहानी के अंदर से जो मटेरियल फैक्ट्स होंगे जो आपके लीगल रेमेडी को सपोर्ट करेंगे, आपने सिर्फ उन पे फोकस करना है। सुननी पूरी है ताकि वो आपसे तसल्ली रखें कि आपको सब आता है, सब पता है। लेकिन आपने जब ड्राफ्ट करना होगा अपना सूट कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, देन आपको वो सास ससुर की कहानियां नहीं लिखनी, आपने सिर्फ वो कहानियां लिखनी हैं जो कॉज ऑफ एक्शन और जो रिलीफ और जो रेलेवेंट फैक्ट्स अपनी प्लीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होंगे वो, ठीक है। मैं अपनी बात कन्वे कर पा रही हूँ? ओके, तो सबसे पहले वी विल नीड टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। प्लेंट हमने सीपीसी में पढ़ी थी बहुत डिटेल में, ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 प्लेंट का, ठीक है। ओके, चलिए आगे चल के करने वाली बात थी, लेकिन शुरू में बता दूं कि सीपीसी और कानून शहादत की एप्लीकेशन फैमिली लॉज के ऊपर नहीं होती है। इसकी एक बहुत ख़ास वजह यह है कि सीपीसी में बहुत माइन्यूट किस्म की ना डिटेल्स हैं। फैमिली लॉ बनाया हमारे लिए आसान, ताकि मुश्किलात में पढ़ के केसेस सालों साल एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन 151 की एप्लीकेशन, उनमें ना पढ़ें कोर्ट्स, उनमें ना पढ़ें वकला, उनमें ना पढ़ें पार्टीज, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल किया जाए, ठीक है। सो इस लॉ को बहुत आसान करने के लिए सीपीसी और कानून शहादत की एप्लीकेशन हो गई बार, एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11 रिजेक्शन और रिटर्न ऑफ प्लेंट। सो अब प्लेंट पे हमने लिखना क्या है? हैड इट बीन अ सिविल सूट तो हम लिखते अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स इन कंसाइज, हम मनी लिखते, हम प्रॉपर्टी लिखते। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। शादी हुई, बसे, अनबन हुई, ज़िवाजी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मज़ीद नहीं रह सकते तो डिसोल्यूशन चाहिए, सामान जो 7 लाइन थी वापसी चाहिए, ये बंदा ये कमाता है अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, ये उसकी मंथली इनकम है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं और ये हमारा सोशल स्टेटस है। इसके अकॉर्डिंगली हमारा मेंटेनेंस फिक्स किया जाए, वो रिकवर कराया जाए, ठीक है। सिर्फ ये फैक्ट्स आप लोगों ने लिखने हैं ताकि आप एक रेमेडी तक अप्रोच कर सकें। जी दोबारा मुझे आवाज़ दें बेटे। ठीक है, मैं बताती हूँ। थोड़ा प्रीमेच्योर सवाल था, अभी हमने सारा डिटेल में पढ़ना है, बट मैं आपको आंसर कर दूँ अभी भी कि मेंटेनेंस जब आप मांगते हैं तो आपने सोर्स ऑफ इनकम लिखनी होती है। इनकम डजंट इंक्लूड ओनली द सैलरी। इनकम मतलब जिस सोर्स से, जहाँ अगर किराया आ रहे हैं दुकानों से, ज़मीन से किराया ठेका आ रहा है, अगर आपको विरासत में कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें
आपकी मंथली इनकम के अंदर काउंट होंगे। ओके, तो जब आप सूट फाइल करने लगे हैं, आपने एक प्लेंट मटेरियल फैक्ट्स लिखकर ड्राफ्ट कर ली, साथ में आपने क्या लगाना होगा? शेड्यूल ऑफ विटनेसेस। आपके विटनेसेस जो आपकी सपोर्ट में बात करेंगे, अलॉन्ग विद द जिस्ट ऑफ एविडेंस दे हैव टू डिपोज इन कोर्ट। आपने गवाहों के नाम पते मेंशन कर देने हैं, एक सेकेंड, प्लस आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपकी पोजेशन और पावर में हैं, आपकी सपोर्ट, जैसे कि निकाहनामा हो गया, अगर हस्बैंड की कोई सैलरी स्लिप आ रही है या कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, उसकी बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट, उसकी टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट, यू हैव टू अनेक्स दैट विद योर प्लेंट। प्लस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी पोजेशन या पावर में नहीं है, हस्बैंड के पास है, उसने आपको निकाल दिया, सॉरी क्लाइंट को निकाल दिया, तो फिर आपने एक लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट्स लिखने कि ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं बट नॉट इन माई पावर, ठीक है। एंड यू हैव टू रिलेट दैट कि ये आपके स्टांस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेगा। वाई द डॉक्यूमेंट नॉट इन पोजेशन ऑफ यू इज इंपॉर्टेंट फॉर योर केस। 3 चीजें हो गई, प्लेंट, विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स। जो हैं वो लगा दें, जो नहीं है उनकी लिस्ट बना दें। आपका सवाल था दोबारा हाँ, थोड़ा सा सवाल को होल्ड नहीं कर लेते, अभी आगे चल के बताती हूँ, इसकी रीजन भी बताऊंगी कि क्यों बार किया, ठीक है। अच्छा जी, फिर लॉ कहता है, फैमिली कोर्ट सेट, कि जब एक खातून डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगने के लिए आती हैं तो उन्होंने कुछ कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लेना इफ दे वांट टू गो फॉर दैट। यानी कि इफ यू आर फाइलिंग अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज प्लस यू वांट योर मेंटेनेंस, योर डायरी आर्टिकल्स, योर डावर, कस्टडी, तो यू हैव टू क्लब ऑल द कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकना, ताकि एक ही सूट के अंदर तमाम चीजें आपको मिल जाएं। ये बात समझ आ गई है? अगर खवातीन ने, फीमेल्स ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के साथ साथ डावर, डावरी आर्टिकल्स, मेंटेनेंस, कस्टडी के क्लेम भी अलग अलग शी वांट्स टू फाइल, तो लॉ कहता है अलग अलग नहीं आप फाइल करोगे, आप एक ही सूट में क्लैप कर दोगे, ठीक है। इसका फायदा भी खातून को ही होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक द केस ईजियर फॉर हर टू स्टेट, टू फाइल, टू प्रूव, और मल्टीपल केसेस की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। चले जी, प्लेंट फाइल हो गई, कोर्ट के पास चले गए हम, कोर्ट ने प्लेंट पढ़ी और उनको लगा कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ट, तो वो क्या करेंगे? वो दूसरी पार्टी को समन करेंगे, ठीक है, जिस तरह सीपीसी में समनिंग होती है उस तरीके से, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा एफिकेशियसली यहाँ पर होगा, बिकॉज समन्स, टीसीएस, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी, अखबार इश्तिहार, तमाम ऑर्डर्स फॉर समनिंग, तमाम मॉड्स ये साइमल्टेनियसली ऑर्डर करते हैं। पर्पस क्या? इंटेंशन बिहाइंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल। ऐसा ना हो कि 2 तारीखें पहले समनों में गुजर गई, 2 तारीखें अखबारों में गुजर जाए, नो, तमाम मॉड्स इकट्ठे एक्सरसाइज कीजिए ताकि डिफेंडेंट आए और अपना रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आए। प्लस जो समन सर्व किए जाएंगे डिफेंडेंट के ऊपर, उसमें लिखा होगा कि भाई जब आप आओगे तो आपने हाथ में जवाब दावा लेकर आना है, जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट एंड उसका जो शेल्फ लाइफ हमारी केस की होने वाली है उसका टाइम पीरियड रिड्यूस करने के लिए, ओके।